Hey guys, hope you all are doing well. So today we'll be starting with the second part of the video, government budget and its economy. I've already uploaded the first part wherein I have discussed about the budget and the basics of government budget, the objective of government budget and the revenue budget and its concepts, right? So now we'll be beginning with the capital budget and all of its subparts. सो कैपिटल बजट एक ऐसा बजट होता है विच इंक्लूड्स ऑल द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट. ठीक है, तो कैपिटल बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सारे कैपिटल रिसिप्ट्स और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिटेल होता है जो कि गवर्नमेंट एक फिजिकल ईयर में करती है. ठीक है, तो कैपिटल बजट में सबसे पहले आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स. तो कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच ईदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. कोई भी ऐसी रिसिट जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ गई हो या किसी असेट गवर्नमेंट की असेट में डिक्रीमेंट आ गया हो तो वो कहलाएगा उसका कैपिटल रिसिट. ठीक है, सो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो ऑप्शनल रहती है. हमने जितनी भी रेवेन्यू रिसिट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी वहाँ पर कंडीशंस क्या होती थी, दोनों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता था. ठीक है, कंपल्शंस होता था. बट यहाँ पर या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो भी वो कैपिटल रिसिट कहलाएगा या फिर कोई असेट में डिक्रीमेंट होगा तो भी वो कैपिटल रिसिट कहलाएगा. नाउ इसमें जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम कैपिटल रिसिट्स को डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग. तो देखो बोरोइंग क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए या फिर किसी भी खर्चे के लिए जब किसी तीसरी पार्टी से पैसे लेती है उसको कहा जाता है बोरोइंग. सो द थर्ड पार्टी इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट कुड बी एनी अदर इंस्टीट्यूशन और इट कुड बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कुड बी एनी अदर इंस्टीट्यूट फ्रॉम डिफरेंट नेशन, राइट. तो बोरोइंग्स जो है आप कहीं से भी लो जिससे कि गवर्नमेंट अपनी फुलफिलमेंट्स को पूरे कर रहे हैं या फिर अपनी एक्सपेंडिचर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो भी पैसा लिया जाता है वो कहलाता है आपका बोरोइंग. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, सो आपकी बुक में जो हेडिंग देकर रखी है उसमें केवल लिखा है रिकवरी ऑफ लोन. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वर्ड से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब जिस तरह गवर्नमेंट पैसा लेती है उसी तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर किसी डिफरेंट इंस्टीट्यूट को पैसा लोन पे भी देती है, राइट. तो जब वो पैसा रिकवर हो रहा होता है या फिर उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो वो एक काइंड ऑफ रिकवरी होती है जो कि अगेन गवर्नमेंट की रिसिट कहलाती है. ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा मिला तो गवर्नमेंट की रिसिट कहलाती है. ठीक है, अब तो ये एक काइंड ऑफ इनकम हो गई गवर्नमेंट की जो कि ऑफकोर्स नॉन रेकरिंग नॉन रेगुलर होती है ना. तो जितनी भी कैपिटल बजट की या फिर कैपिटल रिसर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं वो डेफिनेटली नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं. एट द सेम टाइम वो रेगुलर भी नहीं होते हैं. रेगुलर मतलब कि एक उसी दिन होना या फिर हर थोड़े थोड़े टाइम में होना, तो ये भी कैपिटल बजट या फिर कैपिटल रिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर नहीं होता है. ठीक है, तो तीसरा जो आता है वो कहलाता है आपका अदर रिसिट्स. अदर रिसिट्स में आ सकता है आपका स्मॉल सेविंग्स या फिर डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अभी हमने बोरोइंग्स या फिर रिकवरी ऑफ लोन की बात करी. इसके अलावा जितनी भी रिसिट्स होंगी वो अदर रिसिट्स में कहलाती हैं. अब इसमें मेजर 2 ही टाइप होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनकम अर्न कर सकती है. ठीक है, पहला होता है स्मॉल सेविंग्स. इसके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि जो पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक होती है, उसको सबसे ज़्यादा क्रेडिबल या फिर सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल कुछ लगता है तो लगता है गवर्नमेंट, राइट. तो गवर्नमेंट भी एक फैसिलिटी उनके सिटीजन्स को देती है जिसकी मदद से जितने भी जनरल पब्लिक है वो अपना पैसा कहीं जाकर स्टोर कर देते हैं विच वर्क्स एज एन इनकम फॉर गवर्नमेंट. तो जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई है या फिर दूसरी सेविंग्स जो कि गवर्नमेंट बैंक्स ऑफर करते हैं वो पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही जाता है. वो एक्चुअली काइंड ऑफ बोरोइंग ही हो गई है क्योंकि दैट्स अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट टू गिव देम बैक, राइट. बट जब तक पैसा स्टोर है वो गवर्नमेंट का है, राइट. तो वो एक काइंड ऑफ इनकम हो जाती है गवर्नमेंट की जिसको कहा जाता है स्मॉल सेविंग्स. एज इट इज़ इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर गवर्नमेंट, एज गवर्नमेंट हैव टू डू सो मैनी बिग वर्क, तो उनको ज़्यादा इनकम ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है. सो ऑल सच इनकम्स आर टर्म्ड एज स्मॉल सेविंग्स फॉर देम, राइट. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ PSU इन केस ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि जब PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ होती हैं उनको PSU कहा जाता है. जब उसके शेयर्स, जब गवर्नमेंट ओन फुल्ली गवर्नमेंट ओन शेयर्स जो होते हैं वो किसी जनरल पब्लिक में या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को बांटे जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट की जो प्रोप्राइटरीशिप होती है या फिर गवर्नमेंट का जो ओनरशिप होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, राइट, व्हेन दे सेल आउट द शेयर्स ऑफ द देयर ओन कंपनी और PSU, राइट. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर और फिनोमेना इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. तो कभी कभार गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंसेस को करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का भी यूज़ करती है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने खुद की कंपनी के शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को बेच देती है. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अदर रिसिप्ट वी हैव.
नाउ वाई बोरोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिट, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। रिकवरी ऑफ लोन जो होता है, जो कि आपको पैसा मिल रहा होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर विच यू हैव गिवन द लोन टू देम, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, आपके असेट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जब तक आपने लोन दे रखा था वो आपके लिए एक असेट था, क्योंकि आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट, और आपको पता था कि एक ना एक दिन मुझे उसका पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के लिए एक असेट था जो कि अब रिड्यूस हो गया। और अदर एसेट्स में जो मैंने बात करी स्मॉल सेविंग्स की, सो अगेन उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और जो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी है, उससे गवर्नमेंट की असेट की वैल्यू, यानी कि जो उसके खुद के कंपनी है, कंपनी के शेयर्स हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, एज इन ओवरऑल असेट वैल्यू जो है कंपनी की, सॉरी गवर्नमेंट की, वो कम हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वो सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे या तो कोई असेट क्रिएट हो रही होती है या फिर कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन आ रहा होता है। सो गवर्नमेंट के द्वारा सारे एक्सपेंडिचर जिससे कि गवर्नमेंट के ओवरऑल असेट वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ असेट हो गया, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया फॉर द होल नेशन, तो वो उससे गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज़ हुई। सिमिलरली जब आप किसी से बोरोइंग का आप रीपेमेंट कर रहे होते हो, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जहाँ से गवर्नमेंट का पैसा जा रहा होता है, बट एट द सेम टाइम लाइबिलिटी कम हो रही होती है। अगेन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिट की बात कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ पर एक कंडीशन का सेटिस्फैक्शन होना ही ज़रूरी होता है। इट्स नॉट लाइक कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी होती है। सो ईदर देर इज़ अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी और देर इज़ an increment in asset, it will be considered as in capital expenditure only. So yeah, that was it about the topic components of budget, and wherein we have discussed revenue budget and capital budget in detail. I hope you have got it. Now we are moving forward with some basic definitions. ऑल्सो रेवेन्यू बजट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियो में, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट फॉर बेटर क्लियरिफिकेशन. सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बेसिक डेफिनेशन, एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनमें कुछ कैटेगरीज होती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक हमने उसको कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। तो पहला होता है आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर. सो अगेन दीज आर टर्म्स विच आर वेरी स्मॉल और इसको बहुत जल्दी इग्नोर कर लिया जाता है, बट अगेन बोर्ड कैन आस्क इट इन सिंपल डेफिनेशन की 2 नंबर में एक्सप्लेन कर दो कि इसका क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं. सो यू ऑल शुड नो दीज टर्म्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ कोर्स, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज़ प्लान्ड एक्सपेंडिचर. सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बहुत ही ईजी टर्म्स हैं. प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसके बारे में आपके बजट में लिखा होता है, विच आर ऑलरेडी एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इज़ प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट कि हाँ ये फिजिकल ईयर में होने वाली है. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको आपके नेशन में एक हाईवे बनाना है जो कि 3 से 4 स्टेट को कनेक्ट करे, तो ये क्या हो गया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड था गवर्नमेंट, राइट. सो सेकेंड आता है आपका नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर ऑल दोज जिसके बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं की होती है एंड विच आर नॉट मेंशन्ड इन द बजट, ठीक है. और ये एकदम से कह सकते हैं हम ऑन स्पॉट हुए होते हैं, क्योंकि इसके बारे में पहले से गवर्नमेंट को नहीं पता होता, ठीक है. अगर पता होता तो दे वर सपोज टू मेंशन, बट अगर वो मेंशन नहीं किया है तो फिर वो बाद में हुए गए हैं, उसको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. एज आई हैव टोल्ड यू, डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना है. तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आप कुछ भी जनरल एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि एकदम से कहीं फ्लड आ गया तो उसको, या फिर उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो नॉन प्लान कहलाएंगे. Now the third one is development expenditure. Development expenditure which are solely done for some or the other development work, ठीक है. या तो सोशल हो सकता है या तो इकोनॉमिकल हो सकता है. तो कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हम करते हैं उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, है ना. इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन और समथिंग. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि वो सारे एक्सपेंडिचर जिससे कि कोई भी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. सो डज द गवर्नमेंट डू एनी नॉन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर? सो टेक्निकली
यस, बहुत सारे ऐसे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट को करने होते हैं विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ डेवलपमेंट वर्क्स, तो वो कहलाते हैं आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जैसे कि जो डे टू डे मेंटेनेंस हो गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ की, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, वो सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का ही पार्ट है। नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट अ बजट, जिसको आप या फिर एक्सपेंडिचर जिसको आप प्लान कहेंगे या नॉन प्लान कहेंगे। सो एनीथिंग विच इज़ मेंशन्ड इन द बजट ऑलरेडी विल बी कंसिडर्ड एज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड एनीथिंग विच इज़ नॉट मेंशन्ड विल बी कंसिडर्ड एज द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, और किसी भी आप एक्सपेंडिचर को डेवलप्ड या फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे स्पेसिफाई करेंगे। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर जिससे डायरेक्टली कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी पर अफेक्ट आ रहा हो। ठीक है, बट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होंगे। सो या दैट वाज इट। अब हम आते हैं बजट के बारे में अगेन। सो बजट जो होता है ये तीन टाइप का हो सकता है या फिर इसके तीन नेचर हो सकते हैं। एक हो सकता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट मतलब एक ऐसा बजट जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिट्स होती हैं और जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो वो बजट कहलाता है बैलेंस्ड बजट। जिसका मतलब जब भी आप बजट पेश करते हो उसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दिखाते हो एंड कुछ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिखाते हो, and if the revenue and expenditure are equivalent in nature, the amount is same, the budget will be considered as the balanced budget। ठीक है, एक कहलाता है आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट इज द बजट वेर इन द रेवेन्यू the budget receipts are more than the budget expenditures। okay, and one is the deficit budget when your overall expenditures are more than the overall receipts। ठीक है, सो अगर बजट बैलेंस्ड हुआ या फिर सरप्लस हुआ तो वो बजट गवर्नमेंट के फेवर में है। सरप्लस बजट होना तो बहुत ही अच्छी बात है विच शोज़ कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है और फालतू कुछ भी खर्चे नहीं कर रही है, राइट। ऑल्सो गवर्नमेंट की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अच्छे खासे हैं। ठीक है, बैलेंस्ड बजट भी एक बहुत अच्छा सिचुएशन है, इनफैक्ट द बेस्ट सिचुएशन है जहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी एक्सपेंडिचर हो रही है उतना ही उसकी रेवेन्यू भी हो रही है, मतलब गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, बट जो डेफिसिट बजट है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को लुक आउट करना पड़ता है फॉर इट्स एक्सपेंडिचर या फिर फॉर इट्स रेवेन्यू कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस करे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स की बात करने वाले हैं जो कि एक जनरल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। सो द फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। So it refers to the deficit wherein the revenue expenditures are more than the revenue receipts। तो मतलब यहाँ पर हम केवल रेवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है कंपेयर टू योर रेवेन्यू रिसिट्स। यहाँ पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिट्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो जब आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाती हैं over the revenue receipts, it will be considered as the revenue deficit। okay, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जब आपका न्यूमेरिकल बनता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, तो आपको उसमें से जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें से आपको रेवेन्यू रिसिट्स आपकी लेस कर देनी होती है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट्स। ऑल्दो दीज आर इम्पॉर्टेंट बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है, सो ऑल दीज टर्म्स एंड ऑल दीज फिनोमिना एंड देयर इम्प्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि इससे क्या होता है एक्चुअली। सो जब भी आपका रेवेन्यू डिफिसिट वाली सिचुएशन आती है सो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी अजम्पशन लेने की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि वो अपनी खुद की रेगुलर और रेकरिंग चीज़ों को ही ढंग से एस्टिमेट नहीं कर पाई। एंड सेकेंडली इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है कितनी ज़्यादा डिसेविंग्स कर रही है एक इकोनॉमी की। सो हमने जब कैपिटल बजट पढ़ा तो उसमें हमने कैपिटल रिसिट्स की भी बात करी। ठीक है, तो उसमें जो है जनरल पब्लिक अपनी सेविंग्स करती है गवर्नमेंट के पास, राइट। तो वही सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने इस ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को
इनकर करने के लिए, ठीक है। तो जितनी भी सेविंग्स को जनरल पब्लिक की सेविंग्स को निकालती है उसको कहा जाता है डिस सेविंग्स। तो गवर्नमेंट की डिस सेविंग्स भी पता चलती है, जिससे कि ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है इकोनॉमी का उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बात करी स्मॉल सेविंग्स हो गई या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या कई बोरोइंग हो गई, राइट। तो उससे गवर्नमेंट की ओवरऑल कैपिटल रिसिप्ट्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। विच मीन्स इट कैन ईदर क्रिएट्स द लाइबिलिटी और इट इज़ रिड्यूसिंग द असेट। ऑल्सो जब भी कैपिटल रिसिप्ट जो है उसका इंक्रीमेंट होता है या फिर जब कैपिटल रिसिप्ट बढ़ जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बोरोइंग होगी उतना ज़्यादा फ्यूचर पे बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको केवल लोन पूरा नहीं करना है या फिर जो बोरोइंग अमाउंट है वो नहीं देना है, उसके साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, राइट। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ज़्यादा एक गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिचुएशन होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा इकोनॉमी को, कंट्री को, नेशन को ओवरऑल अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो सिचुएशन होते हैं, या तो वो अपनी ओवरऑल एक्सपेंडिचर यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दे, या फिर जो उसका जो रेवेन्यू रिसिट है उसके सोर्सेज को बढ़ा दे, उसी से रेवेन्यू डेफिसिट ओवरऑल जो है कम हो सकता है या फिर घट सकता है, राइट। अब अपन बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। So when total expenditures are more than the total receipts, it is considered as the fiscal deficit। मतलब जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स की बात करी, फिजिकल डेफिसिट्स में अपन टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिसिट्स होती है उसमें हम बोरोइंग वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। एज वी हैव लर्न कि जो कैपिटल रिसिट्स होती है उसमें बोरोइंग भी इंक्लूडेड होती है, तो क्योंकि यहाँ पर हम टोटल रिसिट्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, पर यहाँ पर हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। द रीज़न बीइंग, ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये पूरा फॉर्मूला यही डिराइव करता है कि एक गवर्नमेंट ने ओवरऑल कितनी ज़्यादा बोरोइंग की है। सो इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रेवेन्यू। नाउ फिजिकल डेफिसिट्स अगर हो गए तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक होता है बोरोइंग, दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो द फर्स्ट सोर्स इज बोरोइंग, यानी कि जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं आपके रेवेन्यू से, देन यू नीड मनी टू carry out your expenditures. So for that reason you takes borrowing from different institutions and then you try carry out your necessary expenditures, right? Then the second point comes deficit financing. It is also called as printing of new currency. So basically when government lacks money or when government is unable to fulfill its expenditure, it asks the bank to print new currency so that the government can carry out its expenditures। मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कैरी आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक होता है उसको गवर्नमेंट फोर्स करती है नई करेंसी प्रिंट करने के लिए, और नई करेंसी के प्रिंट करने के रिटर्न्स में या फिर एक्सचेंज में द गवर्नमेंट इज सपोज टू कीप देयर सिक्योरिटी अगेंस्ट आरबीआई। हेंस जब गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर्स करनी होती है तो ईदर दे टेक द हेल्प ऑफ बोरोइंग एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू गेट द बोरोइंग्स प्रॉपर्ली दे ईदर गो फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग, बट दीज टू कंडीशंस आर नॉट suitable फॉर एनी कंट्री। मोर ओवर डेफिसिट फाइनेंसिंग तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट शुड अवॉइड दिस वे ऑफ गेटिंग फाइनेंस, क्योंकि जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है तो उससे क्या होता है नई करेंसी प्रिंट होती है एंड दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फाइनली इट गोज टू द कंट्री इटसेल्फ, ठीक है। कंट्री के सिटीजन को ही वो मनी मिल जाता है एंड देन देयर डिमांड कैपेसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि उनके पास जो है मनी ज़्यादा आ जाता है, फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विच विल देन लीड्स टू इन्फ्लेशन। हेंस डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एनी कंट्री, सो वी शुड अवॉइड डेफिसिट फाइनेंसिंग और द गवर्नमेंट शुड अवॉइड इट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। फर्स्टली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन बेसिकली जब भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स करती है सो इट फोर्सेज आरबीआई टू प्रिंट द न्यू नोट्स, और इवन इफ दे आर टेकिंग बोरिंग्स फ्रॉम अदर पीपल और अदर नेशंस और अदर इंस्टीट्यूशंस, उससे क्या हो रहा है ओवरऑल जो मनी का फ्लो है एक इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली द मनी रीचेज टू द सिटीजन ऑफ द नेशन एंड देयर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज। ऑल्सो as far as their demand is increasing, there is no scope of increasing supply, क्योंकि supply तो limited ही है, as we have limited sources, so the supply remains constant, right? But the demand increases,
तो इसीलिए क्या होता है, जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है वो आ जाती है एक कंट्री में. सो दैट इज़ वाई दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट. दूसरी होती है फॉरेन डिपेंडेंस. व्हेन इट इज़ अबाउट द मैटर ऑफ गवर्नमेंट, सो दे ऑलवेज नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर कैरिंग आउट देयर एक्सपेंडिचर्स. ओके, सो दे यूजुअली टेक द बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ओके, और फॉरेन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, कंट्री की ओवरऑल डिपेंडेंस जो होती है उस इंस्टीट्यूट पे या फिर उस फॉरेन बॉडी पे, वो बढ़ जाती है. ठीक है, सो वी डिपेंड ओवर समवन एल्स विच इज़ नॉट गुड. देन इट ऑल्सो हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ. इसका मतलब ये होता है कि इफ़ वी आर ऑलवेज इन टू द प्रेशर ऑफ अर्निंग मनी एंड गिविंग इट फॉर द लोन विच वॉज बींग सेट अर्लियर बाय अदर पीपल, तो हम हमेशा ही अपना मनी अर्न करके वो लोन भरते रहें, तो उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ पे हमारा क्या लग जाता है, बैरियर लग जाता है. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन और द नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज डेट ट्रैप्स. तो यहाँ पर क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि हमारी नेशन की टोटल बोरोइंग्स कितनी है. सो द बोरोइंग इज़ नॉट कि आपको सोलिली वो अमाउंट पे करना है. एज मच ऑफ टाइम यू विल टेक टू रिटर्न द लोन अमाउंट और द बोरोइंग अमाउंट, यू आर सपोज टू पे द इंटरेस्ट टू. ठीक है, तो ये हमेशा एक डेट ट्रैप वाली सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि यू आर अबाइडेड टू फुलफिल द इंटरेस्ट अमाउंट एवरी नाउ एंड देन एंड द होल टोटल बोरोइंग अमाउंट. ठीक है, तो इससे एक पूरे नेशन डेट ट्रैप वाले सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि एक विशियस सर्कल ऑफ फिजिकल डेफिसिट है जहाँ पर आपको हमेशा ही जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो तो मतलब देर इज़ नो लिमिट टिल वॉट टाइम यू हैव टू पे, and then finally once after so many interest payments, when you are capable of giving the whole loan amount, you have to pay that also. ठीक है, तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं किसी भी लोन का, सो दैट इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो लीड्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, है ना, क्योंकि आपको ये हमेशा करना पड़ेगा, एंड दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल फाइनली और अल्टीमेटली लीड्स टू द रेवेन्यू डेफिसिट. तो अगर फिजिकल डेफिसिट होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी होगा. सो दिस इज अ वेरी डेड ट्रैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ विशियस सर्कल वेयर यू विल not find a solution easily. Okay, now the last type of deficit which we are supposed to discuss is primary deficit. So primary deficit क्या होता है, it is the difference between the fiscal deficit of the country and the interest payment. यानी जैसे हमने पहले भी बता के रखा था कि fiscal deficit is equivalent to the borrowing of a nation, right? तो जब हम borrowing में से interest payment का amount reduce कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि primary deficit कितना है, which means that what is the total amount of borrowing which we have initially taken for the loan माइनस ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स वी हैव डन. ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि आपने इनिशियल किस अमाउंट पे आपने लोन लिया था जब जिससे किसी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर फुलफिल करने थे. So there is one point written in your book that primary deficit is the root cause of fiscal deficit. तो primary deficit के ही कारण fiscal deficit हो रहा है. So why do we say that? क्योंकि बेसिकली इंडिया में जितनी भी हमारी बोरोइंग्स हमने जो हमारे फोर फादर्स ने ली थी, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को भरने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा बोरोइंग ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे हमारा ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है ना. और जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज़ हो रहा है, इट शोज़ कि हमारी उतनी ज़्यादा बोरोइंग बढ़ रही है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बोरोइंग को रिड्यूस करने के लिए और उस बोरोइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है उसको भरने के लिए हम लोग फिर से जो है लोन लेते हैं. सो दैट प्रोसेस गोज ऑन कि जो बोरोइंग है उसके इंटरेस्ट के लिए हम लोन ले रहे हैं, और फिर वो एक और लोन हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और दिस आर द सम टोटल ऑफ ऑल दी बोरोइंग्स विच वी आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द लाइक द पास्ट लोन्स. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है चलती ही जा रही है, इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट इज कंसिडर्ड एज द रूट कॉज फॉर ऑल द फिजिकल डेफिसिट, है ना. तो हमको जल्दी से जल्दी हमारा जो इनिशियल अमाउंट है लोन का उसको पे कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट अपने आप ही रिड्यूस हो जाए, और हमको जो बर्डन है इंटरेस्ट पेमेंट का हर बार वो भी कम हो जाए. ठीक है, सो या ये हमने 3 टाइप के डेफिसिट्स पढ़ लिए हैं, एंड ओवरऑल दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन द चैप्टर. आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, देन द काइंड ऑफ डेफिसिट्स, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू योर माइंड. आई नो द वीडियो हैज़ गॉन लिटिल लॉन्ग, बट अगर मैं आपको हर चीज़ छोटी छोटी यानी इन डिटेल फॉर्म, इफ आई वुड हैव नॉट एक्सप्लेन यू, यू वुड हैव नॉट गॉट इट. ठीक है, तो हर छोटी छोटी चीज़ को आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, एंड ऑल द पॉइंट्स आई हैव ट्राइड टू कवर्ड इन द वीडियोज़. So I hope you've liked the video, and if so, please hit the like button and share it with your friends. To subscribe to my channel, and thank you so much for visiting.